जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPPEB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती कितने पद पर निकाली है, क्या फीस आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करनी है, एंड कब से लेकर के कब तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, एंड इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ये सब जानकारी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो ग्रीन वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, जहां पर आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक और DOB पूछी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPPEB यानी कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, एंड जो DOB आपने उस वक्त अपनी फॉर्म के अंदर भरी थी वो DOB आपको यहाँ पर डाल करके एक कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे होगा क्या, इससे जो आपने उस वक्त जानकारी भरी थी वो जानकारी आपकी फैच कर ली जाएगी और डायरेक्टली आपको आगे फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगी कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप सिंपली यहाँ पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको लिखना है, अपनी ईमेल ID आपको लिखनी है, यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करना है, जो भी नंबर आपके सामने उसको जोड़ करके या फिर घटा करके, एंड फिर आपको OTP प्राप्त करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन eKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, eKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम eKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें
मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि आपको यहां पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहां पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहां पर आपका फोटो लगाना है, यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहां पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहां पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहां पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके
ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहाँ पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैड रिटन डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। नाउ गाइज आपको क्या करना है, जो मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया है, एक बार आपको फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेम तरीके से यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन आइकन के सामने क्लिक करेंगे एंड देन डिक्लेरेशन आएगा, इसके ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। अपनी DOB यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने वो सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में अगर आप इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सेम जानकारी आएगी और उसके बाद में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आ जाएगी जो कि आपकी स्टार्ट होगी 34 पॉइंट से। तो यहाँ पर है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो अगर आप है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी क्वेश्चन होंगे। तो 35 क्वेश्चन है कि क्या यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि आपको देनी होगी। क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, निकायों होमगार्ड है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर 37 पॉइंट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट पदोन्नति के रूप में भर्ती किए गए हैं? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप 37 पॉइंट में हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से 39 पॉइंट है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आता है 41 पॉइंट, क्या आप विधवा या फिर परित्यक्ता तलाकशुदा है? अगर हाँ तो यहाँ पर नहीं करें, हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। 42 पॉइंट है, क्या आप आदम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि इनसे बिलोंग करते जो यहाँ पर आपको दे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है? तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, नहीं तो आप नहीं कर दीजिए। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? अगर हाँ तो हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद है, क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 3 के अनुसार सीट एवं आयु के आरक्षण में आरक्षण लेना चाहते हैं? तो अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा है आपको पता होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ नहीं में आंसर करना है। अब आता है आपके सामने 45 पॉइंट, जहां पर आपको कुछ सवाल दिए हैं जैसे कि क्या आप शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए लाभ लेना चाहते हैं? जैसे कि हाल के भारत
भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आता है 46 पॉइंट जो कि आपकी पोस्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तकनीकी पर्सन का विवरण। तो यहाँ पर आप पेपर कोड क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली उसकी जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर ये ऊपर पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको प्रेफरेंस दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर पेपर कोड BCD जो भी आप रखना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं आपको इसको पढ़ करके बताऊं तो ये बोला है कि नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार नियम अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर आवेदित पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता क्रम देवे। नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवे और उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस देनी है। तो जिसको आपको जो प्रेफरेंस देनी है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 2 को प्रेफरेंस दी है। इसके बाद आप यहां पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे फिर से और आप देखेंगे कि जो आपकी प्रेफरेंसेस है जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वो आ चुकी है। तो मैं यहां पर इसको प्रेफरेंस देता हूं, यहां पर भी मैं हाँ कर देता हूं और यहां पर मैं इसको इसके ऊपर भी टिक करता हूं इस प्रकार से। तो यहां पर आपकी प्रेफरेंसेस इस प्रकार से आ जाएगी। आप इनको अप डाउन कर सकते हैं जिसको जिस नंबर पर रखना चाहते हैं। आप जितनी प्रेफरेंसेस चाहे यहां पर जो कोड वाइज है वो दे सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड देन आप यहां पर आएंगे और आपसे 47 क्वेश्चन में पॉइंट में पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो कि अनिवार्य है और ये सभी का होना चाहिए चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी है या फिर नहीं है। इस पर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप ऑनलाइन उस वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी है। आप उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप एंटर करेंगे, कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर दोस्तों रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस जिले में आपने पंजीकरण करवाया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पहले तो ऊपर हाँ करना है। हाँ करने के बाद यहाँ पर 48 पॉइंट आता है कि जो आप पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो क्या आपने उसकी जो क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वो पढ़ ली है, क्या आपके पास वो सभी है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 52 पॉइंट है जहां पर आपको एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है। इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, जिसको आप जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आता है डिक्लेरेशन, आप यहां पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी का प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे, फिर आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप इस जानकारी का प्रिंट लेना चाहते तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करके सेव कर ले इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग MPPEB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।